अवैध उत्खनन कभी नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इसमें बड़े बड़े माफिया हैं। सब लोग जान रहे हैं कि गुजरात जितनी दारू जा रही है वो एमपी से जा रही है, और सीएम हाउस में सीएम की कुर्सी पे बैठ के सीएम के सामने सीएम से मैं बोल के आया था कि दोनों प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। तो एक बड़ी हेडिंग से वो खबर छपी, मोहिंती अय्यास है, और उसके नीचे उस अखबार वाले ने मेरा नाम लिख दिया, रम्मू सिंह। उस खबर ने तहलका मचाया, कलेक्टर ने पुलिस को भेजना शुरू किया, मेरी ढूंढाई शुरू हुई। जिसने ऐसी खबर लिखी है, जिसके पास इतनी दिलेरी है कि वो सीधा कलेक्टर के ऐसी सनसनी फैल खिलाफ ऐसी बातें। मैं लोगों से मिलता भी था कि मैं रम्मू सिंह। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कई बार मोदी जी से मेरे लिखे हुए बुक के सवाल पूछे हैं। अच्छा, वही सवाल अखिलेश यादव जी ने पूछे हैं। अच्छा, उनसे एक सवाल पूछा, ऐसा कोई गांव एमपी के अंदर नहीं है जहां अवैध अनलीगल अंग्रेजी शराब नहीं बिक रही हो। अंग्रेजी शराब की फैक्ट्रियां गांव में लग नहीं सकती। आखिर यह शराब पहुंच कैसे रही है, एक एक गांव में अवेलेबल कैसे हो रही है। सतना के साथ एक बड़ी साजिश हुई है, पॉलिटिकल साजिश हुई है। मैं कई मंचों पे प्रयास किया इस बात को उठाने के लिए, लेकिन आपके यहां उठा रहा हूं। सतना को पीछे करने में 4-5 लोगों का हाथ है। मेरा बिल्कुल खुला आरोप है। नहीं, नाम लेना ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अभी राज परिवहन डिपो की जमीन बेच दी गई। अच्छा, ठीक है, बिक गई। अब जिनने खरीदी है ने वो प्लाटिंग करके बेच रहे हैं। अरे जब प्लाटिंग ही करके बेचना था भाई, तो प्लॉटिंग की जा रही है। प्लाट के बोर्ड लगे थे वहां। लीज की जमीन। नमस्कार सर, आप हमारे पॉडकास्ट में आए और आप सतना के वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस बात पे कोई दो राय नहीं है। और सर, आप कैसे पत्रकारिता की लाइन में आए? सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि पत्रकारिता में रुझान आपका कब हुआ और कब आप पत्रकारिता में आ गए और पूर्ण रूप से आपने ये मान लिया कि यार पत्रकारिता ही मुझे आगे तक करनी है। ये कब हुआ सर? एक्चुअल सतना में जो मेरा मकान था वो खाली पड़ा हुआ था। सतना में एक जायसवाल परिवार है, ज्योति इंडियन वाले। इनकी ससुराल मेरे गांव में है, और इनके ससुर मेरे पिताजी अभिन्न मित्र थे। अच्छा। उन्होंने इनको अपने दामाद को बताया कि इनका एक मकान सतना में खाली पड़ा हुआ है, और उस समय हमारी परिस्थितियां कुछ अच्छी नहीं थी जी। तो ये दद्दू सिंह बरदाडी को ले जाके मेरे मकान में कब्जा कर रहे थे। अच्छा। और मेरे घर के बगल में एक और मकान था, बिशन सिंह जी सरदार जी थे, वो भी खाली पड़ा था। जब ये दोनों मकान कब्जा करने आए तो मैं अपने मकान को बचाने के लिए सतना आया। ताला हाउस, इसके पहले आप वहीं पे अपने गांव में ही रहते थे। टीआरएस कॉलेज रीवा पढ़ रहा था। अच्छा। रीवा जिले में मेरा गांव है। अच्छा। तो मैं ताला हाउस कुंवर मोरारध्वज सिंह जी की एक चिट्ठी लेके आया, और दद्दू सिंह जी बरदाडी को मैंने चिट्ठी दी। जैसे ही उन्होंने पढ़ा तो वो बोले, यार ये तो ताला हाउस के आदमी हैं, और इतना कहना था। और ज्योति इंडियन वाले को उनने माँ बहन की गालियां देना शुरू की। वो आए थे मेरा घर कब्जा करने, और वहां से भगदड़ मची, वो भाग गए। फिर उन्हीं का मटेरियल, ईंटे डस्ट जो उन्होंने गिराया था, मैंने बाउंड्री खड़ी की और सतना रहने लगा। ये मेरी शुरुआत हुई सतना। ये आप अब सतना में आ गए? अब यहाँ पे जब मैं सतना में था तो खाली था, कोई काम था नहीं। तो एक सतना के पत्रकार ने बोला कि आप लिखते अच्छा हैं, तो मेरे अखबार में लिखेंगे क्या? मैंने पहली खबर लिखी, उस समय कलेक्टर एसआर मोहंती थे। अच्छा। उनके बड़े किस्से थे यहाँ पे अय्यासी के। इससे संबंध है, उनके घर जाते हैं, ये करते हैं, मतलब बड़े किस्से थे। तो मैंने लिखा मोहंती अय्यास है। तो मतलब आपने पहली सीधा तो एक बड़ी हेडिंग से वो खबर छपी, मोहंती अय्यास है, और उसके नीचे उस अखबार वाले ने मेरा नाम लिख दिया, रम्मू सिंह। ठीक है, तहलका मच गया। लोगों के जेहन में ऐसी तस्वीर बनी कि कोई 10 फुट ऊंचा और 5 फीट चौड़ा इंसान होगा जिसने ऐसी खबर लिखी है, जिसके पास इतनी दिलेरी है कि वो सीधा कलेक्टर के ऐसी सनसनी फैल खिलाफ ऐसी बातें। मैं लोगों से मिलता भी था कि मैं रम्मू सिंह, तो कहते थे कि है ये कभी रम्मू सिंह हो ही नहीं सकता, इतना दुबला पतला ये इंसान।
फिर प्रमाण देना पड़ता था दूसरों से पूछ के कि भाई मैं ही हूं। तो जब दूसरे बोलते थे कि यही रम्मू सिंह है, तब लोगों को विश्वास होता था। उस खबर ने तहलका मचाया। कलेक्टर ने पुलिस को भेजना शुरू किया, मेरी ढूंढाई शुरू हुई। मैं गांव चला गया। एक हफ्ते बाद आया, सीधे कलेक्टर के चेंबर पहुंचा। मैंने जैसी स्लिप भेजी रम्मू सिंह, मतलब उनने सब काम छोड़ के मुझे अंदर बुलाया। मतलब मैं देखूं तो कि बंदा कौन है। मैं अंदर गया, कलेक्टर साहब ने बोला बैठो बैठो। यार बोले मैं सोचा कोई पहाड़ जैसा आदमी हो गया यार, तुम तो एक हड्डी के आदमी, दुबले पतले से यार, इतनी खतरनाक स्टोरी लिखते हो। इस वक्त आप तो बिल्कुल फिट लग रहे हैं। हाँ, और उस वक्त थोड़ा सा पतले दुबले रहे होंगे। काफी पतला दुबला था। अच्छा। 23 किलो करीब वेट अभी मैंने 4-5 साल पहले बढ़ाया है। अच्छा जी, तो मतलब काफी दुबला था। तो बताइए क्या हुआ सर, जब आप चैम्बर में पहुंचे, कलेक्टर के चैम्बर में पहुंचा, वो अवाक रह गए। बोले यार इतना खतरनाक लिखते हो, थोड़ा तो इज्जत किया करो, थोड़ा तो बचाया करो, आपने सीधे सीधे मेरे लिए ऐसा लिख दिया। मैंने कहा ठीक है आगे देखूंगा। मतलब ऐसा सीधी सीधी बात, हाँ आगे देखूंगा, ठीक है। तो ये मेरी शुरुआत हुई पत्रकारिता की। फिर मैं रुका नहीं। जो कलम मेरी शुरुआत पहली स्टोरी से चली वही मेरी आज तक है। अगर आपने सार्वजनिक लाइफ में गलत किया तो वो मैं कवर करते हैं। हाँ, आपकी व्यक्तिगत लाइफ में टच नहीं करूंगा। व्यक्तिगत लाइफ आप टच नहीं करते, लेकिन कलेक्टर साहब से तो आपने डायरेक्टली हाँ, वो पहली स्टोरी थी। वो भी व्यक्तिगत नहीं, अगर हम कलेक्टर की भी बात करें तो वो व्यक्तिगत इंसान नहीं है, वो एक उसके पीछे भी एक कहानी हुई। हाँ। मैं भोपाल के एक अखबार में था, दैनिक शांत प्रकाश में। अच्छा। तो कलेक्टर मोहंती और शांत प्रकाश के मालिक भरत पटेल जी सतना आए थे, और सतना से ये लोग खजुराहो जा रहे थे। खजुराहो में शायद इन लोगों ने कोई बड़ी जमीन खरीदनी थी इन लोगों को। तो जब वो सतना आए और सतना से चले गए, मैं भोपाल गया, तो बोले कि यार रम्मू मैं सतना आया था। तो हमने कहा और कौन था? तो बोले मोहंती जी साथ में थे। तो हमने कहा आप रुके कहाँ थे? बोले सर्किट हाउस। तो हमने कहा मोहंती जी सर्किट हाउस में नहीं रुके होंगे। तो बोले क्यों, ऐसा क्या है? मैंने कहा वो सर्किट हाउस में नहीं रुके होंगे। बोले हाँ यार, मुझे छोड़ के सर्किट हाउस में वो कहीं चले गए थे। तो ऐसे किस्से थे ना सामने। हाँ। और वाकई में नहीं रुके वो सर्किट हाउस। मोहंती किसी के घर गए, फिर उनको भी साथ में लेके आए, फिर गए खजुराहो तीनों लोग। अच्छा, आपके बारे में एक किस्सा है जो बड़ा प्रचलित है। क्या? उस वक्त के तत्कालीन गृह मंत्री भूपेंद्र जी से आपकी किसी बारे में चर्चा हुई थी, शराब माफिया या अवैध शराब के ऊपर, जो उस वक्त काफी चर्चा में रहा। उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए, विस्तार से बताइएगा सर। भूपेंद्र सिंह जी गृह मंत्री, हाँ, शिवराज सिंह जी की सरकार, हाँ, भाजपा की सरकार। मैंने उन्हें फोन किया, मेरी बात हुई उनसे। मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि ऐसा कोई गांव एमपी के अंदर नहीं है जहां अवैध अनलीगल अंग्रेजी शराब नहीं बिक रही हो। अंग्रेजी शराब की फैक्ट्रियां गांव में लग नहीं सकती, तो आखिर यह शराब पहुंच कैसे रही है, एक एक गांव में अवेलेबल कैसे हो रही है। हम शहर की बात करें तो हमारा शहर 45 वार्ड का है, 500 जगह अवैध शराब बिक रही है। तो आखिर ये अवैध शराब आ कहां से रही? तो बोले मैं देखता हूं। हमने कहा मेरे पास कुछ सुझाव है। तो बोले कैसे? तो हमने कहा हर दुकान का एक बार कोड आप बना दीजिए। अच्छा। तो जब फैक्ट्री से जहां से भी ये होलसेल में शराब चलती है, तो उस दुकान का उसमें बार कोड डल जाए कि ये शराब यहां से इस दुकान के लिए जा रही है। अगर वो बार कोड वाला अनलीगल बिकवा रहा है तो हमारे पकड़ में आएगा कि वो बिकवा रहा है, ठीक है, समझ में आ जाएगा। अगर बिना बार कोड की है तो फिर फैक्ट्री पे कार्रवाई होगी कि आपने कैसे अनलीगल भेजा। लेकिन शराब माफिया सरकार सिर्फ 2 चीजों में चल रही है, एक दारू, एक बालू। दारू और एक बालू। तो ना दारू पे कार्रवाई हो सकती है, ना बालू पे कार्रवाई हो सकती है। अवैध उत्खनन कभी नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इसमें बड़े बड़े माफिया हैं। ऐसे ही आपका दारू है, इसमें बड़े बड़े माफिया हैं। सब लोग जान रहे हैं कि गुजरात जितनी दारू जा रही है वो एमपी से जा रही है। अच्छा। और गुजरात में बेन है, ड्राई एरिया है। मतलब एमपी से गुजरात इतनी दूर? बहुत दूर।
तो मतलब सब लोगों को अच्छा, पता है। इसमें बड़े-बड़े सिंडिकेट शामिल हैं। मैंने यूपी में ऐसे ये चर्चा हो रही थी, ये समझिए कि बहुत छोटे बच्चे हाँ। है ना, वो चर्चा कर रहे थे कि मेरा एक मित्र है जो एमपी जाता है, एमपी के बॉर्डर से शराब लाता है और यूपी में बेचता है, जबकि यूपी में मेरे ख्याल से शराब पर कम टैक्स है, उसके बाद भी एमपी आना और लेके जाना, ये कैसे? मतलब यह एक्चुअल, जब मैंने थोड़ा सा डीप में जाने का प्रयास किया था काफी समय पहले, तो मुझे ये पता चला था कि जैसे फैक्ट्री से या जहां से भी ये शराब निकलती है तो उसमें एक बिल बनता है और उसमें डेट नहीं डाली जाती। अच्छा, तो एक बिल पे कई ट्रक माल निकल जाता है। ओहो। तो जैसे एक बिल बना, 10 ट्रक माल निकला तो 9 पे मतलब अनलीगल हो गया, टैक्स नहीं लगा, एक पे इन लोगों ने टैक्स पेड कर दिया। ओके। ये मुझे काफी समय पहले, थोड़ा सा मैंने इसमें जब डीप में घुसना चाहा तो ये मेरी नॉलेज में आया था। तो फिर क्या हुआ भूपेंद्र जी? आप कुछ नहीं कर पाए, सिंडिकेट हावी है। मतलब गृह मंत्री? हाँ, गृह मंत्री कुछ नहीं कर सकते भाई। गृह मंत्री के ऊपर मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के ऊपर और मंत्री, पूरी पार्टी बैठी हुई है। चंदा किसको नहीं चाहिए? बिल्कुल, है ना। तो ये दारू और बालू के चंदे पे तो सरकार चल रही है। अच्छा, आपने किताबें वगैरह बड़ी लिखी हैं जो कुछ तो बहुचर्चित भी हो गई, और तो मतलब बड़ी कंट्रोवर्शियल चीजें जो है आपने उस एक बुक लिखी थी मैंने, अमेजन पे है, मोदी जी से 100 सवाल। हाँ, उसको भारत के बाहर भी कई कंट्रियों में लोगों ने खरीदा और पढ़ा। जो आपने मेरे से एक सवाल किया, मैंने 2 पॉपुलर बुक पब्लिश की हैं। वैसे तो मैं मंथली न्यूज मैगजीन का संपादक हूँ, मालिक हूँ, निकालता हूँ। मैंने 200 से ज्यादा बुक लिखी हैं, 200 से ज्यादा मैगजीन, मंथली मैगजीन निकाल चुका हूँ। 1999 से मैं ये बुक निकाल रहा हूँ कंटिन्यू। अच्छा, कितनी बुकें निकाल चुके हैं? 200 से ज्यादा। 200 से ज्यादा बुक लिख चुका हूँ, जिसमें से मेरे मतलब नजर में कुछ 4-6 किताबें आई, मतलब जो प्रचलित भी थी। शायद हो सकता है कि उन 200 में से ये जो लोगों को पसंद आई और लोग मतलब हिट किए, क्योंकि कंट्रोवर्शियल बातें भी थी ना बड़ी। एक बुक मैंने लिखी, उमा भारती मुख्यमंत्री थी, और मैंने बाबूलाल गौर के लिए ये लिखा कि नेक्स्ट सीएम बहुत जल्दी बाबूलाल गौर बनेंगे। अच्छा। और नगरीय प्रशासन मंत्री थे वो उमा भारती जी की सरकार में। उनने मुझे बुलाया, रात में 9:30 बजे करीब हम थे, एक सतना के पार्षद थे बीजेपी के, उनके घर में बैठे, बाबूलाल गौर जी के साथ बैठे थे। बोले कि यार आपने ये कैसे लिखा है मेरे लिए, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, क्या मैं वाकई में बनूंगा? मतलब अंदर से उनकी भावनाएं थी। मैंने कहा आप बनने वाले हैं। तो बोले कैसे? मैंने कहा देखते जाइए, समय का इंतजार करिए। तो बोले बनवा दो ना यार। तो हमने कहा मैं बनवाऊं? मैं कैसे बनवाऊंगा? लेकिन आप, मतलब ये शब्द थे उनके। हाँ, मैंने कहा आप बन जाएंगे। 1 घंटे करीब बैठे थे, 10:30 बजे करीब उठे, जबकि उनकी मिसेज ने 2-3 बार कॉल किया कि आप खाना खा के लेट गए थे, फिर आप बाहर। अरे बोले एक बहुत अच्छे पत्रकार आए हैं, बहुत सीनियर पत्रकार हैं, मैं उनके साथ बैठा हुआ हूँ, अभी मैं थोड़ी देर में आऊंगा। इतने मतलब अंदर से उत्साहित थे। जब सीएम बन गए तो फिर मुझे बुलाया सीएम हाउस। तो सतना के विधायक, 3-4 विधायक थे, अमानगंज के थे, सिवनी विधायक थे, जुगुल बागरी जी थे, और 2-3 नेता थे यहाँ के, एक पत्रकार भी थे। हम लोग 7-8 लोग गए थे। तो मैं बैठा था, तो उन्होंने मेरे से एक सवाल किया कि रमू जी आपने मेरे लिए छापा कि मैं सीएम बनने वाला हूं। मैं तो बन गया, ये देखो सीएम की कुर्सी में बैठा हूं, ऐसे ही बोला था उन्होंने। अच्छा, अब आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा 2004 में, अटल की अडवाणी? मैंने कहा दोनों नहीं बनेंगे। तो उन्होंने जल्दी से बात काट दी। ये बात भी मेरी सच थी कि मनमोहन सिंह 2004 में पीएम बने थे, दोनों नहीं बने थे। और सीएम हाउस में सीएम की कुर्सी पे बैठ के सीएम के सामने सीएम से मैं बोल के आया था कि दोनों प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, और नहीं बने। 8 लोग उसके बाद उन्होंने बुलाया नहीं यार तुमने? नहीं, उसके बाद भी मेरी 1-2 मुलाकातें हुई उनके साथ। हाँ, तो मतलब ये भी मेरी पत्रकारिता का एक हिस्सा था। मैं ज्योतिष नहीं हूं कि मैं कोई भविष्यवाणी करता हूं, बट मैं एनालिसिस करता हूं। हाँ। इसको देखता हूं। फिर 2 में मतलब मैंने साहित्य पे भी अभी थोड़ा सा लिखना शुरू किया। तो अभी एक मैंने बुक निकाली, मोदी जी से 100 सवाल। वो बुक इंडिया के बाहर भी परचेज की गई, खरीदी गई।
चूंकि अमेजन पे है। कनाडा वगैरह में भी, कई अमेरिका में भी, यूएसए में भी लोगों ने उसको खरीदा। चूंकि अभी हिंदी वर्जन था, मैंने इंग्लिश में भी उसको दिया है, पब्लिश किया है। हाँ। उस बुक में मैंने जो मोदी जी से 100 सवाल पूछे हैं, उन सवालों पे जब मैं देखना शुरू करता हूं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कई बार मोदी जी से मेरे लिखे हुए बुक के सवाल पूछे हैं। अच्छा। वही सवाल अखिलेश यादव जी ने पूछे हैं। अच्छा। कुछ सवाल मतलब आपकी किताब के सवालों को कवर किया। अच्छा। उसी किताब में जो मैंने क्वेश्चन किए हैं मोदी जी से, कुछ सवाल राहुल गांधी जी ने भी किए हैं। तो मुझे अच्छा लगता है। हो सकता है कि मेरी बुक वहां तक क्या पहुंचे। एक दो सवाल बताइए ना, मतलब क्या। देखिए, एक दो सवाल ये हैं, मोदी जी बहुत पावरफुल है, तो इतने पावरफुल प्रधानमंत्री के रहते हुए देश से कोई आदमी पैसा लेके कैसे भाग सकता है? ये सवाल सभी ने किया। चलिए, भाग तो गए, तो आपका पावर क्यों नहीं काम कर रहा कि एक आदमी को भी आप पैसे सहित वापस नहीं ला पा रहे हैं? बिल्कुल। देश का पैसा, ऐसे लोगों को देशद्रोही घोषित करना चाहिए। आप इनको बाहर कैसे जाने दिए? ये चले कैसे गए, फिर ये वापस कैसे आए? बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही कई सवाल उठाए मैंने। फिर एक किताब लिखी मैंने कमलनाथ जी पे कि कमलनाथ ने जानबूझ के अपनी सरकार गिराई। अच्छा। उस बुक में थोड़ा ब्रीफ में बताइए। हाँ, सर ब्रीफ में थोड़ा कि कमलनाथ जी 2018 जी के बारे में, मतलब आप कैसे बोल सकते हैं ये चीज कि खुद ही सरकार गिराई? इसलिए कि देखिए, इसका खुलासा अभी हुआ कि वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। हाँ, वो काफी ज्यादा हुआ था और काफी दिन तक तो वो मीडिया के सामने भी नहीं आए, कोई भी नहीं आया। यहाँ तक कि कोई भी बड़ा कांग्रेस का बड़ा नेता मीडिया में आके ये नहीं बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब अफवाहें हैं। तो काफी लोग लग रहा था कि लगता चले गए क्या अंदर ही अंदर। हाँ, तो ये बल्कि बीडी शर्मा जी ने बोला कि उनको हम नहीं लेंगे कि उनके ऊपर 1984 के दंगों का ब्लेम लगा हुआ है। अच्छा। जो इंदिरा गांधी हत्याकांड के बाद सिखों के ऊपर हमले हुए थे, वो आरोप उन पे भी कुछ हैं। अच्छा। तो ऐसा कह के उनको बोले कि हम नहीं ले सकते पार्टी में, लेकिन कहीं ना कहीं तो चर्चाएं थी ना। दूसरी चीज, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, आप घर के मुखिया थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी थी, आप उनको बुला के क्यों नहीं बैठे, क्यों नहीं बुलाया आपने? बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये कहा कि आप हमारी ये बात नहीं मानेंगे तो हम अनशन में बैठेंगे, सड़कों पे उतरेंगे। तो कमलनाथ जी ने लापरवाही से बयान दिया कि जिनको सड़कों पे उतरना है उतर जाएं। तो वो तो सड़कों पे नहीं उतरे, लेकिन सरकार को सड़क पे उतार दिया। कमलनाथ सरकार सड़क पे आ गई। हाँ, आ गई, बिल्कुल। तो ये तो कर दिया ना। हाँ। तो ऐसा बयान देने के बजाय आप बैठ सकते थे। जब मेरी ये बुक पब्लिश हुई, इसके बाद अभी कुछ दिन पहले दिग्विजय सिंह जी ने एक बयान दिया है कि कमलनाथ जी ज्योतिरादित्य सिंधिया को बुलाना चाहते थे, बैठना चाहते थे, लेकिन सिंधिया जी आ ही नहीं रहे थे। अच्छा। वो पहले ही बीजेपी से मिल चुके थे। अच्छा। अब ये मतलब ये पक्ष भी, हाँ, ये पक्ष भी दिग्विजय सिंह जी ने अभी रखा। अच्छा। लेकिन दिग्विजय सिंह क्या कर रहे हैं? उनने कांग्रेस को मजबूत करने के लिए क्या काम किया? एमपी में कांग्रेस लगातार कमजोर होती गई, दिग्विजय सिंह जी ने क्या किया? दिग्विजय सिंह पर कोई भी क्लेम, ब्लेम, मुकदमा आज तक क्यों नहीं हुआ? 10 साल दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, 1993 से 2003 तक। 2003 में बीजेपी ने खूब प्रचारित किया कि दिग्विजय सिंह की जिस फाइल को टच करते हैं उसमें भ्रष्टाचार नजर आता है। लेकिन सरकार में आने के बाद 2003 से लेकर 2024 तक में बीजेपी ने क्या दिग्विजय सिंह के खिलाफ कोई एक फाइल खोली? बिल्कुल कोई जांच कुछ भी नहीं, लगभग सबके ऊपर। बल्कि उमा भारती जैसे ही सीएम बनती हैं तो दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह जी बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं और उनको बीजेपी गले लगा लेती है, सहर्ष पार्टी ज्वाइन करवा लेती है। ऐसा ही एक वाकया अभी हुआ 2018 में। शिवराज सिंह के सगे साले कांग्रेस में कमलनाथ से सदस्यता ले लिए, जैसे इनको पता हो कि अब सरकार हमारी नहीं बनेगी, इनकी बनेगी। और कांग्रेस ने उनको टिकट भी दे दी विधानसभा की। ये सब मिले हुए हैं, सब एक हैं। साठ गांठ की राजनीति है। बीजेपी सत्ता में है
तो कांग्रेसियों के काम नहीं रुकते, कांग्रेस सत्ता में है तो बीजेपी वालों के काम नहीं रुकते, काम किसी के नहीं रुकते। अच्छा और सर, ये सिर्फ पब्लिक को लड़ाए रखते हैं। बिल्कुल, उसी से तो उनका चलता राजनीतिक रोटी सेकती है। ये बात तो लगभग सभी जान गए। अच्छा, वन नेशन वन लॉ की इस समय काफी बात चर्चा हो रही है, तो आप इस विषय में क्या सोचते हैं वन नेशन वन लॉ के बारे में? हमारा जो बेस तैयार होता है किसी भी समाज का, वो तैयार होता है शिक्षा से। वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वन नेशन वन एजुकेशन का मामला क्यों नहीं उठाते ये लोग? बेस तो हमारा वही है ना। क्योंकि हमारे यहां सबसे विकट स्थिति क्या है कि हम किसी प्रतिभा का सम्मान नहीं करते। कोई अच्छा डॉक्टर बना, वो विदेश भाग जाता है क्योंकि वहां उसका सम्मान है। सिर्फ पैसा ही नहीं है, जो प्रतिभाशाली व्यक्ति है वो सम्मान चाहता है। उसको रिसर्च के लिए जगह चाहिए, पैसे चाहिए, चीजें चाहिए, सम्मान भी चाहिए। वो अच्छा इंजीनियर है वो बाहर है, अच्छा साइंटिस्ट है वो बाहर है। बिल्कुल। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ एक आदमी को महत्व मिलता है, वो है नेता। हर तीसरे घर में हमने एक नेता बना डाला। बिल्कुल। कोई सिर्फ हमको नेता चाहिए। तो हमारा फोकस नेतागिरी में क्यों है? हम एजुकेशन पे फोकस क्यों नहीं करते? तो मेरा मानना है कि सबसे पहले इस देश में जरूरत है वन नेशन वन एजुकेशन की। सरकारी स्कूल में वही किताब चलेगी, प्राइवेट स्कूल में वही किताब चलेगी। किसी भी स्कूल में आप पढ़ने जाओगे तो किताब एक जैसी होगी। ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो आप? बिल्कुल 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 होना एक चाहिए। जैसी बुक, एक जैसे लेसन, चाहे गरीब का बच्चा गांव में पढ़ेगा चाहे कहीं पढ़ेगा। नर्सरी तक की किताबें, आप अपने ही 10 कदम दूर जाइए दूसरी स्कूल में, आपको किताबें हर स्कूल में दूसरी किताबें लग रही, हर अपनी किताबें, पैसे देख के किताब खरीदवाई जा रही। ये किताब 600 की है यही लगेगी, ये किताब 400 की है यही लगेगी। तो सिर्फ पैसे देख के हमको किताबें पढ़ाई जा रही हैं। ये कैसा ज्ञान है? हम एक देश में एक जैसा ज्ञान नहीं दे सकते। अमीर का बच्चा पढ़ेगा तो दूसरी किताब पढ़ेगा, गरीब का बच्चा पढ़ेगा तो दूसरी किताब पढ़ेगा। ऐसा क्यों? हम बेस में ही अमीरी गरीबी डाल रहे हैं, हम वहीं से अंतर शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहला इस देश में वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए। इसके बाद कोई भी बात उठनी चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। अरे सिर्फ आप लोगों को इलेक्शन ही दिख रहा क्या? चुनाव के अलावा और कुछ नहीं है क्या? आपको अगर देखना है तो मेरा तो एक ही मुद्दा है, सबसे पहले आप बेस अच्छा तैयार करिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा जरूरी है बहुत ज्यादा। तो वन नेशन वन एजुकेशन पे आइए तो हमारा बेस मजबूत तैयार हो, अच्छा तैयार हो। और जब हमारे चारों तरफ एक जैसे पढ़े लिखे लोग होंगे तो हमारी एक नई दिशा तैयार होगी देश की। बिल्कुल। अच्छा, केजरीवाल जी का मैं एक रील देख रहा था, वो भी वन नेशन वन लॉ के बारे में बता रहे थे, जो मुझे भी बहुत ज़्यादा सही लगा कि जब ये अलग अलग इलेक्शन होते हैं, कभी म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शंस होते हैं, कभी लोकसभा, कभी विधानसभा, तो 3-4 इलेक्शन 5 सालों में होते हैं, तो हर पार्टी के नेताओं को उतर के सड़कों पे आना पड़ता है। आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री भी जो है वो रोड शो कर रहे हैं, तो उतर के सड़कों पे आना पड़ता है और रूबरू जनता से मिलना पड़ता है कि भाई हमने ये काम किया है या इस स्टेट पे ये काम किया है तो भाई हमें वोट दीजिए। अगर गलती से वन नेशन वन लॉ हो गया और एक बार किसी नेता को रोड में आना पड़ा तो 5 साल तो वो बिल्कुल भूल जाएगा कि मैं हूं क्या, है ना। 5 साल तो वो चाहे वो डिक्टेटर बन सकता है, बहुत अच्छा भी बन सकता है ना। मैं मानता हूँ कॉस्ट कम हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। बट जो यहाँ की राजनीति का जो एक स्ट्रक्चर है, जो एक मॉडल है, वो ग्राउंड में क्या होगा वो हम आप अच्छे से समझ सकते हैं कि भाई अगर एक नेता को फुल पावर 5 साल के लिए दे दी जाए और ये ना कहा जाए कि भाई तुम्हारी जो है सीट जो है छिन भी सकती है या अन्य चुनाव में भी तुम्हारी सीट खिसक सकती है, तुमको रोड में आना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, मुंह दिखाना पड़ेगा, इससे तो आप वंचित हो जाने वाले हो। मेरा मानना इसमें एक चीज है कि जब तक पब्लिक जागरूक नहीं होगी तब तक अब ये नेता संस्कृति हम पर हावी रहेगी।
क्या स्मार्ट है सर, बहुत बढ़िया। नेता संस्कृति हावी रहे। पब्लिक जागरूक हो जाए तो मेरा एक मानना है, जिस नेता को एक बार मौका दे दो उसको दोबारा छोड़ दो, अच्छा, दोबारा मत चुनो। तो सर उससे तो ये हो जाएगा ना कि फिर मैं काम ही क्यों करूं, मैं अब क्यों चुन नहीं के करेगा? एक बार आ गया, अब नहीं, मैं ऐसा काम ही नहीं नहीं है ना। करूंगा, क्योंकि ये देखिए, आप हटा ही देंगे मेरे को। हम जिस शहर में हैं, जिस जिले में हैं, ठीक है ना, हम्म अगर हमारे 5 बार के सिंह हैं, नाम लेके कह रहा हूं, उपलब्धि के नाम पे क्या है? आज रेलवे स्टेशन हमारा 3 प्लेटफॉर्म पे है, 300 ट्रेनें निकलती हैं। रीवा में 15 ट्रेन भी नहीं है, 5 प्लेटफॉर्म बन चुके हैं। बड़ी बात है ना, बड़ी बात। अगर हम सांसद बदल दें तो ऐसे ही है। दूसरी चीजें भाई, हम बगल में देख रहे हैं नागौद, 6 बार 7 बार विधायक, फिर भी नागौद में सबसे ज्यादा सिंहपुर में शराब बिक रही है, गांजा बिक रहा, अवैध मादक पदार्थ मिल रहे हैं। हमने क्या किया पब्लिक के लिए? जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, हम जागरूक नहीं होंगे, तो हम सवाल नहीं पूछेंगे, तो हम अंधभक्त टाइप बने रहेंगे, जो है ठीक है, ठीक भाई, चलते रहिए। तो हमें मानसिक रूप से सोचना पड़ेगा कि 5 साल अगर इस बंदे ने मेरे लिए अच्छा काम किया है तो हम दोबारा मौका देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। हम बदलना सीखें, लीग के फकीर बने, हम पार्टी के फकीर नहीं बने कि ये बीजेपी का है इसको वोट देते चलो, ये कांग्रेस का है इसको वोट देते चलो। अरे छोड़िए बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, कोई पार्टी नहीं, बंदा अच्छा है उसको वोट दीजिए, आगे बढ़ाइए व्यक्तिगत रूप से। तो जो कि बिल्कुल यहाँ पे नहीं चलता है। यहाँ पे बिल्कुल तो भी नहीं है। यहाँ की राजनीति में तो सिर्फ पार्टियां घुसी हुई, पार्टियां देखते हैं, पैसे देखते हैं, जो जितना ज्यादा इमोशनल खेलते हैं। अब अचानक हिंदुत्व खतरे में हो गया। अरे भाई 70 साल हो गए आजादी के, 75 साल हो गए, खतरा नहीं था, अब अचानक अभी खतरा कैसे हो गया? बिल्कुल, तो बस ऐसे ही है, इमोशनल गेम खेलिए। अच्छा, जब मैं सतना में आया और यहाँ सर्वे कर रहा था, तो रीवा और सतना को काफी ज्यादा हर व्यक्ति, जब मैं सर्वे में लोगों से पूछ रहा था चीजों के बारे में, यहाँ के बारे में, तो रीवा और सतना को हर बारी के साथ कंपेयर किया गया, हर एक सिंगल व्यक्ति के द्वारा। मतलब मैं किसी भी व्यक्ति से पूछा, उसने कुछ बात करने के बाद ये बात छेड़ दी कि सतना और रीवा का कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया। तो ये कंपैरिजन ये कैसे, मतलब कि रीवा कैसे आगे बढ़ गया, सतना कैसे पीछे रह गया, इस पे थोड़ा सा ब्रीफ में चर्चा करते हैं ये, क्योंकि ये मुझे लगता है कि सतना के लोगों के लिए ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। देखिए, सतना के साथ एक बड़ी साजिश हुई है, पॉलिटिकल साजिश हुई है, ठीक है ना। मैं कई मंचों पे प्रयास किया इस बात को उठाने के लिए, लेकिन आपके यहां उठा रहा हूं। सतना को पीछे करने में 4-5 लोगों का हाथ है। मेरा बिल्कुल खुला आरोप है। नहीं, नाम लेना ऐसा कोई जरूरी नहीं है। शिवराज सिंह चौहान पहले साजिश करता सतना को पीछे करने में। अरे बाप रे। दूसरे गणेश सिंह, तीसरे राजेंद्र शुक्ला, चौथे संजय पाठक कटनी। मतलब आप एक पांचवें और हैं। सच्चे वाले पत्रकार हैं, डर किसी से नहीं। इन लोगों ने सतना को शुरू से लेकर अभी तक सतना को गर्त में ले जाने का प्रयास इन लोगों ने किया। सतना को डाउन करने के लिए रीवा को काफी डेवलप किया गया। अब बेस में अपन समझें, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने, सतना से मंत्री उन्होंने बनाया नागेंद्र सिंह जी को। मैंने 2-3 बार नागेंद्र सिंह जी से बात की कि आप एक बार मुझे इंटरव्यू दे दीजिए, आप जब भी सतना आए मुझे समय दे दीजिए। उन्होंने नहीं दिया समय। अच्छा, जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि नागेंद्र सिंह जी को मंत्री तो बनाया गया, लेकिन उनको ये इंटरनल कहा गया कि आप पूरे एमपी का काम देखिए, सतना छोड़ दीजिए, पावर नहीं दी गई, सतना का आप मत देखिएगा। वो जब भी आते थे उचेहरा उतर के और नागौद चले जाते थे, सतना नहीं आते थे। तो क्यों? ये मेरा बड़ा सवाल है उनसे। नागेंद्र सिंह जी को सतना के लिए काम नहीं करने दिया गया। फिर हम लोगों को राज्य मंत्री दिए गए,
रामखिलावन पटेल दिए गए, पहली बार विधायक, पहली बार मंत्री। अब प्रतिमा बागरी दी गई हैं, पावरलेस मंत्री। क्या पावर है? 1 साल के अंदर उन्हें क्या दिया? कोई एक प्रोजेक्ट लेके आई हो तो बता दें। बिल्कुल ठीक है ना। अब राजेंद्र शुक्ला पे हम आरोप लगा रहे हैं, अभी उनके स्वास्थ्य मंत्रालय उनके पास है। हम लोगों को मेडिकल कॉलेज तो मिल गया, लेकिन मेडिकल कॉलेज के साथ हमको जो हॉस्पिटल चाहिए जिसमें मेडिकल के बड़े बड़े जो सीनियर डॉक्टर्स हैं ये प्रैक्टिस कहाँ करें? बिल्कुल बिल्कुल। तो हमको हॉस्पिटल के लिए पैसा नहीं मिल रहा, जो बहुत ज्यादा बेसिक चीज, बेसिक नीड है ये। हाँ, मेरे बगल का, सतना के बगल का सीएम, मतलब डिप्टी सीएम बैठे हुए हैं राजेंद्र शुक्ला, और जिनके हाथ में स्वास्थ्य मंत्रालय है, और वो सतना को पैसे नहीं दे रहे हैं। 1 साल हो गया उनको। कब बजट देंगे, कब हॉस्पिटल बनना शुरू होगा, कब लोगों को यहां सुविधा मिलेगी? नहीं। तो हम सीधा आरोप लगा रहे हैं कि राजेंद्र शुक्ला नहीं चाहते कि सतना डेवलप हो। ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ये लोग सभी ये जानते हैं कि सतना जो पॉलिटिकल था वो कुंवर अर्जुन सिंह का क्षेत्र था। वो यहां से सांसद थे, केंद्रीय मंत्री बने। इसके बाद उनके बेटे यहां से चुनाव लड़े सांसद का। तो वो इसको पॉलिटिकल रूप से समझते हैं कि सीधी के बाद सतना जो है वो उनके पास। तो देखिए, सीधी को भी डेवलप नहीं होने दिया। सीधी के बगल में सिंगरौली डेवलप हो गया, सीधी डेवलप नहीं किया। सीधी का डेवलपमेंट रुक गया, इधर सतना का डेवलपमेंट रुक गया। कटनी का डेवलपमेंट, इंदौर के बाद व्यावसायिक रूप से कटनी दूसरे नंबर पे आ गया। इधर रीवा को इन लोगों ने उठा दिया। सतना का व्यापार, सतना से जो व्यापार होता था वो यहां से लेके चाकघाट, सिंगरौली और छतरपुर, टीकमगढ़ तक व्यापार होता था। आज सारा व्यापार खत्म हो चुका। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैंने व्यापारियों से भी बात की तो उनका यही दुख था कि आज व्यापार नहीं बचा। सतना को व्यापार से तोड़ दिया गया। हाँ, जो थोक व्यापार था यहाँ वो तोड़ा गया। उसके भी कई रीजन है। हमारी गल्ला मंडी 3 जगह 4 जगह स्थानांतरित की गई। आज गल्ला मंडी ऐसी जगह पे है जहां नो एंट्री जोन में फंस रहा है। सांसद जी के घर के बगल में गल्ला मंडी है, आप पीछे से उसको रोड दे दीजिए ना डिग्री कॉलेज तक। हाँ। तो डिग्री कॉलेज से पीछे से गाड़ियां आएंगी, किसान आएंगे और जाएंगे, तो वहां पे कम से कम ये जेल रोड और ट्रांसपोर्ट नगर वाली रोड से भी कनेक्ट किया जा सकता सकते थे ना। हाँ? तो आपने उधर भी कोई ध्यान नहीं दिया। अभी राज परिवहन डिपो की जमीन बेच दी गई। अच्छा, ठीक है, बिक गई। अब जिनने खरीदी है ने वो प्लाटिंग करके बेच रहे हैं। अरे जब प्लाटिंग ही करके बेचना था भाई, तो प्लॉटिंग की जा रही है। प्लाटिंग की जा रही है। प्लाट के बोर्ड लगे थे वहां, लीज की जमीन। अरे भाई साहब, प्लाटिंग की जमीन प्लाट करके बेचना था तो गवर्नमेंट खुद बेच लेती। फिर दूसरे को लीज में दे के और प्लाटिंग करके बेचना कहां तक औचित्य है भाई? बिल्कुल नहीं है। मैंने यहाँ एक कमिश्नर थे नगर निगम में, अमनवीर सिंह जी IAS थे। उनके पिताजी मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैसी। तो मैं बैठा था तो हमने कहा, ये विश्वासराव सब्जी मंडी आप लोगों ने तोड़ दी, तो यहाँ खुद क्यों नहीं कुछ डेवलप करते हैं? तो उन्होंने बड़ा इजी मुझे आंसर दिया कि पैसे नहीं है। मैंने कहा जमीन तो आपकी है। तो बोले हाँ। तो हमने कहा बैंक में गिरवी रख दीजिए, लोन ले लीजिए। पहला। दूसरा, एक नक्शा तैयार करिए कि हम वहां एक मॉल बना रहे हैं, ये हमारा नक्शा है, और जैसे ही नक्शा रिलीज कर देंगे वैसे ही लोग पैसा एडवांस देके दुकानें खरीद लेते हैं। आपके पास पैसा आ जाएगा, आप बना लीजिए। वो हंसे और टाल दिए। उस हंसी को क्या समझूं कि जो ऊपर से मिलने वाला है वो कहां जाएगा, वो कैसे मिलेगा अगर हम खुद बना के डेवलप करेंगे तो। भाई रीवा हमको बहुत डेवलप दिख रहा। कांग्रेस सरकार में श्रीनिवास तिवारी जी थे, उन्होंने शिल्पी प्लाजा बनाया। तो शिल्पी प्लाजा मार्केट आज भी नगर निगम का है, नगर निगम किराया लेता है। लेकिन जो बीजेपी की गवर्नमेंट में राजेंद्र शुक्ला जी ने बनाया तो सारा कुछ समदड़िया को दे दिया। नगर निगम को तो कुछ रह ही नहीं गया। तो एक बार हमारे हाथ से हमारी संपत्ति निकल गई तो 99 साल की लीज में
हम बैठे रह गए। एक पीढ़ी गुजर गई। एक पीढ़ी 99 साल, 3 पीढ़ी गुजर जाएगी बस। हाँ, पूरी। और 99 साल के बाद उनने दुकानें बेच दी हैं, कौन खाली करेगा और कौन खाली करा पाएगा? तो एक तरह से आपने बेच दिया। अब सतना के डेवलपमेंट में जो हम बार बार कह रहे हैं ग्रहण लगाने वाले ये लोग हैं, साजिश करता, माधोगढ़ किला हेरिटेज होटल बने, इसके लिए मैंने बहुत ज्यादा प्रयास किया, खूब खबरें, खूब लोगों से बात की। खजुराहो बनारस का सेंटर पॉइंट हो सकता है माधोगढ़। बहुत अच्छा पुराना किला है, नदी के ठीक है, नदी में पानी रोका जाए, उसमें बोटिंग वोटिंग हो और बहुत खूबसूरत हेरिटेज उसको बनाया जा सकता है। मैं अपने प्रयास में कामयाब हुआ, गवर्नमेंट ने दे दिया, जिसने ले लिया उसमें 1% काम नहीं किया। तो क्या गवर्नमेंट उसकी गुलाम है क्या? आपने 2 साल से 3 साल से किसी को दे दिया है, अगर वो उसमें नहीं बना रहा तो आप कैंसिल करिए, किसी दूसरे को दीजिए ना। बिल्कुल। हमारा मकसद है कि उसमें हेरिटेज बने, जो ले रहा वो तुरंत काम चालू करे, उसको आप टाइम पीरियड दीजिए कि आप 30 दिन या 60 दिन में काम चालू कर दीजिए और 2 साल में उसको चालू कर दीजिए, नहीं तो आपको हम कैंसिल कर देंगे। लेकिन जाने क्यों उसमें इंतजार में बैठे हैं। उसमें भी मुझे पता चला कि कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्व है। सारा खेल तो वहीं से शुरू होता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ के डेवलपमेंट के किसी को बहुत आशाएं नहीं है। कोई मतलब लड़ के, कोई झगड़ के, कोई मतलब इस ढंग से नहीं कर रहा है। आशा भी खत्म ही हो गई लोगों की, मतलब सतना के लोगों की आशा भी अब टूट गई है कि यार नहीं यहाँ अच्छे लोग हैं, बोलते नहीं है, ये बड़ी अच्छाई है। ये अच्छाई है। 100 गड्ढे सड़क में बना दिए गए, मुंह चुप रखेंगे। 1000 गड्ढे सड़कों पे मिलेंगे, मुंह चुप रखेंगे। 10,000 गड्ढे पूरे शहर में बना दिए गए, मुंह चुप है। तो मैं तो कहता हूं ऐसी जनता को 1 लाख गड्ढे होने चाहिए कि दिन भर गिरे और दिन भर उठें और मुंह बंद रखें और सिर्फ हड्डियां तोड़वाएं, डॉक्टरों के पास जाएं। जब पब्लिक ही ऐसी है तो आप क्या करोगे? आप पब्लिक को बोलना तो पड़ेगा। अब पब्लिक बोलती नहीं, और इसके बाद भी फिर वो नेताजी जिनने गड्ढे को दुआए हैं वो जाते हैं तो लोग माला लिए खड़े हैं। तो क्या होगा? अच्छा, विद्यार्थी परिषद में आप और मोहन यादव जी, अपने मुख्यमंत्री जी, साथ में थे आप लोग? हाँ, मैं रीवा में था विद्यार्थी परिषद में। उस समय मोहन यादव जी भी अब उज्जैन से थे। रायपुर में एक अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में दंगा हो गया। अच्छा। क्योंकि मैं शुरू से थोड़ा सा गरम दल में था, गरम स्वभाव का था, और वो नरम दल में थे। तो फिर उस दंगे में हम लोग 40-50 लड़के बाहर निकल रहे थे। मैंने माइक से रायपुर में अनाउंस किया कि भाई हम लोग भी दबेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, चलते हैं, देखा जाएगा जो होगा। सरकार किन सी? पटवा सरकार थी। अच्छा। बीजेपी की सरकार। अच्छा। उस समय छत्तीसगढ़ और एमपी एक था। अच्छा। तो फिर मोहन यादव जी आए, मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़े हुए कि रम्मू जी, बाहर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, आप लोग, और चूंकि आपने सबको उकसाया है तो आप रोकिए आप। फिर मैंने रोका कि भाई देखते हैं। फिर हम लोग 2 लोग गए थे बाहर देखने, कर्फ्यू के बावजूद। 2 बंदे थे, एक मैं था, एक भिंड का लड़का था, रीवा एजी कॉलेज में पढ़ता था। फिर हम लोग 2 लोग गए थे देखने कि क्या माहौल है बाहर का। वो भी देखा, सुना, समझा। फिर इसके बाद भी मोहन यादव जी से 2-3 बार मुलाकातें हुई। वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़े हुए थे। अभी सीएम बनने के 3 दिन बाद मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से लेफ्ट हुए हैं। अच्छा। अभी मुलाकात हुई इस सीएम बनने के बाद? नहीं, सीएम बनने के बाद कोई मुलाकात नहीं? मैंने नहीं की। अच्छा, एक बड़े ओहदे पे चले गए ना, तो थोड़ा दूरी बना लेना चाहिए। अच्छा, एक चर्चा बड़ी हो रही है कि उस विषय पे आपने चीफ जस्टिस को, है ना, कोई पत्र लिखा था। वो बताइए, क्या पत्र में आपने क्या लिखा था चीफ जस्टिस से आपकी? सीजेआई मतलब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी थे। हाँ, पूर्व लगभग मैंने 4 महीने पहले एक पत्र भेजा था।
4 मतलब उस वक्त पूर्व हो चुके नहीं, थे? उस वक्त तो पद में थे। पद में थे, अच्छा अच्छा। तो उनको मैंने एक पत्र लिखा था और मैंने सोचा कि वो पत्र को पीआईएल जनहित याचिका के रूप में अगर सुप्रीम कोर्ट में ले लेंगे तो देश के बहुत सारे लोगों का भला हो जाएगा। क्या था उसमें? हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है जिसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। लड़कियों की हाइट बहुत छोटी होती जा रही है। लड़कियों की हाइट आप देखिए जनरली बिल्कुल तो बहुत छोटी होती जा रही है। पहले लोग कहते थे कि पैतृक रूप से माता या पिता लंबे होंगे तो बच्चे लंबे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी मैं देख रहा हूं, क्योंकि मैंने कई जगह देखा, दिल्ली में देखा, कॉलेज में, कि जनरली आप देखिए तो लड़कियों की हाइट बहुत मतलब अनुमान से छोटी होती जा रही और लड़कों की हाइट जनरली 6 फीट होती जा रही। आखिर ये बेस में अंतर क्यों? इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, उसको लेके मैंने एक पत्र लिखा था। क्या क्या रीजन आपको लगता है इसके पीछे, क्या रीजन हो सकता है? अभी एक मामला महाराष्ट्र का उठा है, छोटा सा मतलब हिंट कर रहा हूं, नहीं खुल के नहीं बोल रहा हूं इस विषय पे, अच्छा, क्योंकि कभी न कभी इसको मैं बड़े स्तर पे मामले को उठाऊंगा। जी जी। तो अभी ये महाराष्ट्र में उठा है कि एक 6 साल की बच्ची को पीरियड्स हुए हैं। तो आखिर 6 साल, 7 साल और जनरली अब 8 और 9 साल में पीरियड्स होने लगे हैं। बिल्कुल। तो जो 6 साल की बच्ची, जिसको अगर हम गांव की भाषा में या देसी भाषा में कहें कि जिसको नाक पोंछने का सहूर नहीं, जो नाक पोंछने की भी मतलब अपने अंदर वो नहीं रखती कि अच्छे से हम अपना परिपक्वता नहीं है, साफ सफाई नहीं रख सकते, उसको पीरियड से देखना पड़ रहा है। अभी एक कंट्री शादी लीगल कर रही है 9 साल की बच्चियों से, मुस्लिम कंट्री ने, अरे कि 9 साल की बच्चियों से शादी कर सकते हो, वो लीगल है। क्या हो रहा है? तो हम अदर कंट्री पे तो कोई डिसीजन नहीं कर सकते, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अपने कंट्री पे तो हम कुछ कर सकते हैं ना। ये पीड़ा थी मेरे मन में कि आखिर ये बेसिक जो अंतर हो रहा है ये बहुत बड़े हमारे यहाँ एक खाई खड़ी कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी इस विषय पे रिसर्च किया था, तो मुझे जो लगता है, ऐसा मुझे पर्सनल लगता है कि जो हम अपने उर्वरक यूज कर रहे हैं ना, जो हम पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, ये उसका प्रकोप है। क्योंकि हम हर एक खाने में चावल, गेहूं, दाल, हम जो भी अनाज अभी उगा रहे हैं, ऐसा कोई अनाज नहीं बचा, ऐसा कोई पौधा नहीं बचा, यानी कि हम जो सब्जियां खा रहे हैं, अनाज की बात छोड़ दीजिए, पेस्टिसाइड्स डाल के उसे जल्दी ग्रो नहीं कराया जा रहा है। जो फल यूज कर रहे हैं, मैंने उस पत्र में लिखा था कि पहले केले को पकाते थे उसमें कार्बाइड में, तो 24 घंटे लगते थे। केला कच्चा रखा, उसमें कार्बाइड डाला, 24 घंटे पकता था। अब मैं देख रहा हूं कि सिर्फ 2 सेकंड में केला पक रहा है। एक ऐसा केमिकल है जो 2 बूंद एक बाल्टी में डाल देते हैं और उस बाल्टी में ऐसे रख देते हैं, केले को ऐसे डाला पानी में और निकाला और टांग दिया, वो पक गया। तो वो कितना खतरनाक केमिकल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतने खतरनाक केमिकल हम यूज कर रहे हैं खाने पीने में। हमारी मिठाइयाँ नहीं बची, हमारे फल नहीं बचे, हमारे मतलब फ्रूट, ड्राई फ्रूट, कोई चीज, हमारा खाना नहीं बचा, हमारा पानी नहीं बचा, कोई भी ऐसी चीज नहीं बची जो हमारे केमिकल नहीं यूज हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो पेस्टिसाइड विकसित देशों में बैन लग चुके हैं, बंद हो चुके हैं, वो इंडिया में बिक रहा है खुलेआम, वो हमारे यहाँ खुलेआम बिक रहे हैं, खुलेआम यूज किए जा रहे हैं। हमारे यहाँ कैंसर के इतने मरीज बढ़ते जा रहे हैं। 3-3, 4-4 मोदी जी के केंद्रीय मंत्री इसी में खत्म हो गए कैंसर में। लेकिन हम सोचने पे बिल्कुल, बस हम एक ही चीज सोच रहे हैं, हिंदू मुस्लिम, हम एक ही चीज सोच रहे हैं कि मंदिर मस्जिद। अरे भाई, कम से कम देश हित में भी तो कुछ सोचो। अब जैसे मेरा एक मुद्दा था मोदी जी से कि आप चाइना के ऐप तो बंद कर रहे हैं, लेकिन अश्लील साइट्स क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? माना कि नेताओं को प्रिय है, नेता बहुत देखते हैं, तो भाई खरीद लें। कुछ पकड़े गए ना भाई विधानसभा लोकसभा में देखते हुए, वीडियोस तो कुछ आए थे ना। अरे तो भाई इतना ज्यादा नेताओं का ध्यान देख रहे हो, पब्लिक का क्यों नहीं देख रहे हो? कलकत्ता में कांड हुआ डॉक्टर के साथ, वो आदी था वो देखने का,
अश्लील साइट्स देखने का आदी था। हाँ, वो बता पोर्न रहे थे वीडियो कि उसके मोबाइल में मिले, उन्होंने देखा था और उसके बाद वो गया। घटना की थी। अभी भोपाल में एक 3 साल की बच्ची के साथ घटना हुई, एक टीचर ने की, उसके मोबाइल में 100 क्लिपिंग मिली है अश्लील। तो अश्लील साइट क्यों नहीं बंद कर रहे हैं भाई आप? क्या आपके क्या चला जाएगा? फिर यहाँ पे वही आ रहा है, चंदा और पैसा। मतलब हम अश्लील साइट बनाने वालों से भी चंदा और पैसा ले रहे हैं क्या? क्यों हम इस पे ध्यान नहीं देते? ये हमारी बेसिक चीजें हैं। अब मोदी जी को हर आदमी कहता है कि बहुत पावरफुल है, तो एक दिन में चाहे तो बंद कर सकते हैं। तो जब इतने कांड, इतनी सारी चीजें सामने उभर के आ रही हैं, तो आपको तुरंत बंद कर देना चाहिए इसको। क्योंकि आज सोशल मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप जहां चले जाइए वहां देखिए तो एक्सेस बहुत आसान है। मतलब हमारे जजीज, हमारे बच्चे जो बहुत छोटे हैं, अरे छोटे छोटे बच्चों को जिनको एक्सेस नहीं मिलना चाहिए इस चीज का, उनको भी बहुत आसानी से मिल रहा है ना। तो आप इस पे एक बैन क्यों नहीं लगा रहे हो? आप ऐसी साइट्स क्यों नहीं बंद कर रहे हो? हम लोगों को ध्यान भटकाते हैं। हम जितनी बात कर रहे हैं कि चाइना में हमने ये बैन कर दिया, ये बैन कर दिया, आज हर सामान चाइना से भरा हुआ है। सारे पार्ट्स, सारे स्पेयर पार्ट्स। आज हम सतना में अगर बात करें तो लगभग 50 करोड़ से 1 अरब का सामान भरा पड़ा है इसका, चाइना का, बिना बिल का, 2 नंबर का सामान। बिल्कुल। आज फर्नीचर तक, हाँ फर्नीचर तक सब कुछ। इलेक्ट्रॉनिक की बात लोग कहते हैं, बस वो दीपावली में 30 रुपए की झालर न खरीदना। अरे तो ये आ कहां से रही है? हमको तो बोल रहे हैं कि आप मत खरीदो। अरे तो हमारे देश में वो डाल कैसे रहा है? हमारे देश में ये आ कहां से रही है? ला कौन रहा है? दिल्ली में मैंने देखा इतने बड़े बड़े मार्केट हैं इसके, सिर्फ चाइना आइटम के इतने बड़े बड़े मार्केट्स हैं। और हम सबसे दुख की बात है कि हमारे इंजीनियर्स आज बेरोजगार है, 8,000 रुपए 9,000 रुपए की नौकरी करने के लिए मजबूर है। और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा, यहाँ की पढ़ाई ऐसी कि उनके पास स्किल नहीं है, वो कुछ भी बना ही नहीं पा रहे हैं, है ना। मतलब आप समझिए कि स्किल लेस एजुकेशन। देखिए, जब तक हम एक लक्ष्य लेके चलेंगे कि सब नेता बन जाओ, तब तक हम दूसरी तरफ ध्यान ही नहीं देंगे। हाँ, जैसे आपने कहा था, हर तीसरे घर में एक नेता बन गया है, बना रहा है। तो जब हम चाहते हैं कि कोई पढ़े, कोई ना पढ़े, कोई मतलब नहीं, सब नेता बन जाओ, तो ये कैसे चलेगा? भाई, अगर हमारे देश में कोई प्रतिभाशाली है, किसी ने कोई रिसर्च किया, किसी ने कोई चीज की, तो उसको हम ऊपर ले आए। आप किसी आदमी को एक प्रमाण पत्र और एक मेडल दे देते हो, वो मेडल रख के करेगा क्या? बिल्कुल वही हो रहा है ना। आप मेडल तो दे दिए, हर घर में मेडल है, पर उसका कोई पूछ नहीं। आपने मेडल रख दिया, आपने उसको सर्टिफिकेट दे दिया, वो क्या करे उस मेडल का, उस सर्टिफिकेट का क्या करे? बिल्कुल सही सवाल है ना। आप पुश करो कि वो और आगे कैसे बढ़े। बिल्कुल होना तो ये चाहिए ना। हाँ। अभी एक चेस में बंदा जीत के आया 11 करोड़ रुपए, गवर्नमेंट ने उसकी कोई मदद नहीं की, उल्टा वो खेल के जीत के आया तो 5 करोड़ के लगभग उसके 11 करोड़ पे गवर्नमेंट टैक्स लगा दिया। क्या है यार? 11 में 5 टैक्स, क्या है ये? कहाँ जा रहे हैं हम लोग? अभी तो बड़ा ज्यादा प्रचलित हुआ है वो पुरानी कार वाले टैक्स में, तो वो टैक्स में तो काफी लोग भ्रमित है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो जो पुरानी कार जो बेचते हैं, जो सेलर है, उनको टैक्स देना है। कुछ लोगों को लग रहा है यार नहीं यार, मुझे भी टैक्स देना है। तो ये भी बड़ा चल रहा है काफी ज्यादा इस वक्त। एक व्यापारी ने मुझे समझाया, हाँ, कि हम व्यापार करते हैं, 1 करोड़ रुपए हम कमाते हैं, उसमें हम 28% जीएसटी दे देते हैं। बाकी जो बचा उससे हम कार खरीदने जाते हैं, उसमें हम 28% जीएसटी दे देते हैं। 18%। हाँ। तो 28 उधर दिया, 18 इधर दिया। इसके बाद हम रोड टैक्स और इंश्योरेंस देते हैं, उसमें जीएसटी देते हैं। फिर हम डीजल पेट्रोल लेते हैं, उसमें 50-56% जीएसटी देते हैं। ठीक है ना। फिर हमको टोल टैक्स भी देना पड़ता है। तो 1 करोड़ में हमारे पास कितना बचा? कुछ नहीं,
सब तो दे दिए, सब तुम्हारी तरफ चला जाता है, फिर कैपिटल जो हम बचा रहे हैं उस पे भी टैक्स उस पे देंगे, भी टैक्स दे रहे हैं। तो मतलब इतने ज्यादा टैक्सेज क्यों? और फिर मल्टीपल टैक्सेस। वो टैक्सेज जा कहाँ रहे हैं? हाँ, वो टैक्सेज जा कहाँ रहे हैं? स्मार्ट सिटीज तो बहुत है, पर स्मार्ट अभी एक सिटीज लग नहीं रहे। सिपाही 500 करोड़ से ऊपर का मिला है। हाँ, भोपाल में एक सिपाही 500 करोड़ 500 करोड़ से ज्यादा का मिला है। और विदेश भाग तो गया, फिर अब उसका उसको भी वापस नहीं ला फिर पाएंगे उसका लगता। दरोगा, फिर उसका टीआई, फिर उसका एसपी, फिर उसका आईजी डीजीपी, फिर उस विभाग का मंत्री, उनके पास क्या होगा जब सिपाही के पास 500 करोड़ है? बिल्कुल सही बात है ना? तो हमारा पैसा कहाँ जा रहा टैक्स का, ये भी दिख रहा है। मतलब देश का भविष्य जो है इस चर्चा में तो मैं खुद उस पे आ गया कि यार देश का भविष्य किधर जा रहा है। नहीं तो हमको इसीलिए बहुत सारी चीजें बदलने की होती हैं जिस पे हमारा कोई ध्यान नहीं है। वन नेशन वन एजुकेशन से हमको शुरू करना होगा, और ये सबसे लास्ट वाले पॉइंट को पहले उठा रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन। ये सबसे लास्ट है, सबसे पहला होना चाहिए वन नेशन वन एजुकेशन। जीने के लिए एक इंसान को मूलभूत सुविधाओं में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बस यही चाहिए। हम ये भी नहीं दे पा रहे हैं। बिल्कुल, सरकार 75-77 साल में हम ये भी नहीं दे पा रहे हैं। कई सरकारें बदल गई, लेकिन आज भी इसी मूलभूत समस्याओं में हमने सड़क दे दी किसी के गांव में, किसी के मोहल्ले में, किसी घर के सामने, तो हम उसको बहुत एहसान जताते हैं कि हमने तुम्हारे सामने सड़क बना दी। अरे ये भाई साहब, ये हमारी मूलभूत सुविधा है, जिसके लिए हम टैक्स पे करते हैं, सब कुछ, और मल्टीपल टैक्स पे करते हैं। अच्छा, बोलेंगे ये कि हमने दिया है। हाँ, अरे आप अपने घर से सैलरी ला के दियो कि जमीन बेच के दियो? बिल्कुल, अरे हमने चुना है आपको। हाँ, हमने चुना है उस कुर्सी के लिए। हाँ, आप क्यों दे दोगे? हमने तुमको बैठाया है वहां पे। इस ताकत को तो भूल गई जनता भूल गई ना। हाँ। तो जनता को अपनी ताकत पहचानना होगा पहला। हाँ। वो तब आएगी जब एजुकेशन, बिना एजुकेशन के नहीं होगा। मुझे मतलब मेरी उम्र बहुत ज्यादा तो नहीं है, पर मुझे जहां तक थोड़ा बहुत याद है कि जब 1 रुपए पेट्रोल बढ़ जाता, 50 पैसे पेट्रोल बढ़ जाता था, तो लोग सड़कों पे आ जाते थे। 20 पैसे में यही बीजेपी बैलगाड़ियां लेके चल देती थी। है, हाँ। पानी अगर नहीं आ रहा है तो लोग सड़कों पे आ जाते थे। 2 दिन पानी नहीं आया, लोग लेके बैठते थे, गैस सिलेंडर लेके बैठते थे, गैस सिलेंडर, लौकी और ये सब्जियों के भाव बढ़ते थे थोड़े से, तो आपने 100 रुपए 200 रुपए टमाटर बिकवा दिए। हाँ, है ना? लहसुन 400 रुपए बिक गई। आज तो अब बोलेंगे किसानों को फायदा हुआ। मैं गारंटी से कहता हूं किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ, इसमें बिचौलिए खा गए। बिचौलिए कैसे खा गए? उनने बहुत सारी लहसुन डंप कर दी और मनमाने रेट बेचे। गवर्नमेंट क्या कर रही? सरकार का क्या दायित्व है? जबकि भंडारण पूरी तरीके से बैन है, उसके बाद भी होता है ना, दबिश में बहुत हो रहा है, बहुत कुछ है, बहुत हो रहा है। अच्छा, एक किस्सा और है नितिन गडकरी जी का। तो नितिन गडकरी जी से क्या भाई प्रश्न थे आपके? मैंने 2 बार उनको मेल भेजा। हाँ, एक बड़ा विषय था। मैंने एक एनालिसिस किया कि देश में कई हिस्सों में घूमा। मैं गडकरी जी से मिलने भी गया था, नागपुर उनके ऑफिस भी गया था। तो गडकरी जी के ही चेहरे के, शायद उनके कोई कजिन ब्रदर थे, उनके ऑफिस में, जनसंपर्क ऑफिस में बैठते हैं, उनसे मिला था। तो हमने कहा यार मिलवा दीजिए उनसे। तो बोले ऐसे कैसे मिल लेंगे? तो हमने विषय भी बताया। तो बोले ठीक है, आप अपना विजिटिंग कार्ड दे दीजिए, जैसा होगा। तो हमने कहा मैं बाहर से आया हूँ, तो आप 2 दिन पहले इन्फॉर्म कर देंगे तो हम उनसे मिल लेंगे, नागपुर आके मिल लेंगे। दिल्ली कहेंगे दिल्ली मिल लूंगा। लेकिन मुलाकात नहीं हुई। मैंने उन्हें 2 बार मेल किया। मैंने एक पूरे देश में सर्वे किया कि 80% से अधिक 2 व्हीलर नियम का फॉलो नहीं करते। अच्छा, कैसे? हेलमेट, ट्रिपल सवारी, जो भी है, स्पीड, मतलब जो नियम है 2 पहिया वाहन चलाने के, वो नहीं मानते 80% से अधिक लोग। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कई फैसले दिए हैं
कि ऐसा नियम लागू किया जाए, ऐसा नियम लागू किया जाए एक्सीडेंट के, तो दुर्घटनाएं भी बहुत होती हैं। दुर्घटनाओं में बहुत सारी डेथ होती है, कई व्हीकल नुकसान होता है, वाहन टूट जाते हैं, लेकिन कई लोग अंग भंग भी हो जाते हैं जो जीवन भर फिर नहीं चल पाते, ऐसा भी होता है। सिर्फ उन पे दवाइयों का खर्च चालू रहता है और बेचारे किसी ढंग से वो जिंदा रहते हैं। तो ये पीड़ा थी मन में। तो मैंने एक नियम बनाया कि एक नियम मेरा बनाया हुआ अगर नितिन गडकरी जी सड़क परिवहन मंत्री हैं लागू करवा दे तो गारंटी के साथ कहता हूं कि 80% एक्सीडेंट रुक जाएंगे। गारंटी। 1 लाख से अधिक लोगों को पूरे देश में रोजगार मिल जाएगा। लेकिन ये नियम गडकरी जी को तब देना चाहता हूं कि मुझे इसके बदले में नाम और दाम दोनों चाहिए, फ्री नहीं दूंगा क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। अच्छा, मतलब ये बिजनेस आइडिया भी है? हाँ, बिजनेस आइडिया। मतलब अगर ये कहा जाए कि बिजनेस आइडिया भी है और सेल्फ केयर भी है, तो हम देश के हित में भी बात कर रहे हैं। हाँ। गवर्नमेंट साल में अगर 500 करोड़ रुपए कमाती है तो जो 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा उनको 50 करोड़ करीब दे भी देगी। भाई 50 करोड़ आपने दिया, 500 करोड़ कमाया तो 450 करोड़ तो आप प्रॉफिट में हो, और प्लस आपके देश का नुकसान बच जाएगा। गाड़ियां नहीं टूटेंगी, लोग अंग भंग नहीं होंगे, लोग मरेंगे नहीं, एक्सीडेंट दुर्घटनाएं रुक जाएंगी, बीमा क्लेम नहीं देना पड़ेगा, बहुत सारे फायदे हैं आपके। बिल्कुल। तो वो तो देश हित की बातें भी हो गई। उस पे भी कोई रिस्पांस सुनने नहीं दिया, कोई बात नहीं आई अभी तक। अच्छा, मतलब कोई रिस्पांस नहीं उधर से? कोई मेल का जवाब नहीं दिया। अच्छा, एक पर्सनल सवाल है आपसे। ये दाढ़ी वगैरह क्यों इतनी ज्यादा बढ़ा के रखा है आपने? क्या राज है इसका? देखिए, इसका कोई राज नहीं है। मैं धर्म से भी बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ हूं। अच्छा। दाढ़ी बढ़ाने का मेरा वैसे प्रयोजन तो धार्मिक है। लोगों को तो मैं बता देता हूं कि शौक से रखा हूं। हाँ, कोई मैं बाबा नहीं बनूंगा। अगर बाबा बनूंगा तो कोई कुंडली देखना, भविष्य बताना, लोगों की समस्या हल करने वाला बाबा भी नहीं बनूंगा। हाँ। तो कैसे? मतलब मैं एक दुकान नहीं खोलूंगा। मतलब ये भी बड़ी बात बोल दी आपने। हाँ, सीधी बात है ना। ये सब की एक दुकान मतलब है। छिपे में भी आपने खेल दिया। सबकी एक दुकान है, मैं दुकान नहीं खोलूंगा। है ना। धर्म एक धंधा बना दिया लोगों ने। जबकि धर्म जानने की चीज है और लोगों ने धर्म को मानने वाली चीज बना दिया है। उसमें कहानियां घुसेड़ दी हैं और समय समय के साथ नई नई कहानियां सामने आती जा रही। ऐसा आपको करना पड़ेगा, ऐसा आपको मानना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा होगा। एक डर। धर्म ये नहीं कहता। लोग, मैं देख रहा हूँ कि लोग नई नई कहानियां पे कहानियां, एक ही कहानी के ऊपर कई कहानियां अपनी अपनी जोड़ते चले जा रहे हैं। अपनी जोड़ते चले जा रहे हैं। धर्म को लेकर अपनी जोड़ते चले जा रहे हैं। राम कथा जहां होती है वहां हनुमान जी आते हैं कथा सुनने। ठीक है। फिर कहते हैं जहां भागवत कथा होती है वहां कृष्ण भगवान जी भी आते हैं। ये भी ठीक है, मैं नकारूंगा नहीं किसी को। लेकिन कई कथावाचकों ने कई कांड कर डाले। तो जब भगवान उनकी कथा सुनने आते हैं तो भगवान उनको समझा के नहीं जाते कांड मत करो। उनकी हर बार कथा सुनने भगवान आते हैं, फिर भी वो कांड कर जाते हैं। बिल्कुल। है ना। तो धर्म को लोगों ने धंधा बना लिया है, जबकि धर्म धंधे का नहीं है। लोगों को बताओ भगवान कहाँ है, अब भगवान कैसे मिलेंगे। लेकिन ये बताने के पहले आपको जानना पड़ेगा। जब आप ही नहीं जानते तो दूसरे को कहां से बताओगे। तो पहले स्वयं को पहचानो।
धर्म में सिर्फ एक चीज है, सबसे पहला आत्मज्ञान। जब आत्मज्ञान हो जाएगा, आप अपनी आत्मा से मिल लोगे, आप अपने को पहचान लोगे। फिर दूसरी आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए परम ज्ञान, परमात्मा से मिलने की। तो एक आत्मज्ञान, दूसरा परम ज्ञान। इसके बाद फिर सबको ज्ञान दो। तो ना आत्मज्ञान है ना परम ज्ञान है, और ज्ञानी बन के लोग चल दिए हैं, उनने धंधा बना लिया है। तो ये भी एक बड़ा विषय है। बड़ा विषय है ये, तो एक बहुत बड़ा विषय जिसपे पूरा एक पॉडकास्ट ही बन सकता है। तो एक मुद्दा जो आपके साथ मतलब साथ साथ चलता है, कई लोग पूछना चाहते हैं आपसे, क्या रम्मू सिंह जी क्या पॉलिटिकल बंदे हैं, पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं? क्या चाहते हैं रम्मू सिंह जी अपने फ्यूचर से? जब इतने सारे नेताओं को सिर्फ स्वार्थ सिद्ध करते हुए देख रहा हूं, और इतनी ज्यादा जनता को असहाय और बेसहारा पाता हूं, कभी कभी मन होता है कि मैं चुनाव में कूद जाऊं। मतलब कूदेंगे चुनाव में? चुनाव लड़ जाऊं। अब ये मत पूछिएगा कि कौन सा चुनाव, मतलब सोच के तो रखा होगा कि कोई चुनाव लड़ूंगा। हाँ, सोचा है, पब्लिक चाहेगी तो निश्चित चुनाव लड़ूंगा, ऐसा सोच के रखा है। मतलब सतना से या कहीं से भी टिकट? सतना से ही लड़ेंगे। सतना से ही ये सोच के रखा है। कौन सा चुनाव ये डिसाइड नहीं है, कौन सी पार्टी से ये डिसाइड नहीं है, लेकिन चुनाव लड़ूंगा। इसके पीछे कई लोग तैयारी कर रहे हैं मेरी। अच्छा। लगातार मुझे वो प्रेरित करते हैं, लगातार मैसेज करते हैं। एक बंदा इंजीनियर है यहाँ का, नोएडा में, उसने मुझे सैकड़ों मैसेज भेजे कि सर एक बार आप चुनाव लड़ जाइए, जो मदद होगी हम आगे ड्यूटी नौकरी छोड़ दूंगा, 1 महीने यहीं रहूंगा, पैसा लगाऊंगा, सब करूंगा, आपके साथ रहूंगा। यहीं का सज्जनपुर का एक बंदा है, बड़ोदरा गुजरात में, उसने भी कई बार मेरे से यही कहा कि सर एक बार आप चुनाव लड़ जाइए, जो साथ चाहिए, जैसा चाहिए। बोले हम लोग करीब 100 लड़के हैं यहाँ, आ जाएंगे 1 महीना, सब काम धंधा छोड़ के आपके साथ। अमरपाटन का एक बंदा है, वकील है हाई कोर्ट में, उनके गांव की आजादी से लेके आज तक 6 किलोमीटर सड़क नहीं बन रही थी। राम खिलावन पटेल जी मंत्री थे, और उस समय वो आए तो मैंने स्टूडियो बुलाया, उनका एक इंटरव्यू किया, काफी अच्छा इंटरव्यू था, खबर उठाई। फिर उन्होंने एक दिन मुझे बताया कि हमारे गांव की 3 किलोमीटर सड़क तो बन गई है, अभी 3 किलोमीटर बाकी है। तो हमने कहा चलिए एक बार फिर आवाज उठाऊंगा। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के काम किए हैं। तो ये सब बंदे तैयार हैं कि जब आप बिना किसी कुर्सी के, बिना किसी उसके इतने सब कम काम कर रहे हैं, तो एक बार चुनाव लड़ जाइए। तो ये सब मेरी ताकत है, हिम्मत है, जिनके लिए कुछ कर रहा हूं। चलिए, आपसे पॉडकास्ट में काफ़ी अच्छी बातें हुई, काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखने को भी मिली, और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को भी, हमारी ऑडियंस को भी ये पॉडकास्ट काफ़ी पसंद आएगा। तो सर, आज के लिए हम पॉडकास्ट को यहीं पूर्ण विराम देते हैं, और आपके पॉलिटिकल करियर के लिए शुभकामनाएं सर। और सर, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो पे आए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा तीसरा इंटरव्यू है। अच्छा। 2 बार इसके पहले मुझे भोपाल स्टूडियो में 2 चैनल पे बुलाया गया था, तो कभी वहां बैठा था। सतना में ये पहला है। मुझे अच्छा लगा कि आपने मुझे याद किया। अरे बिल्कुल, शुभकामनाएं मेरी आपको।